हाँ, पेज नंबर से एब्जॉर्ब करना सब लोग। चल ध्यान देंगे कि एब्जॉर्ब ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, यानी हम अपने एरिया में जाए और कुछ पौधे को देखें, एब्जॉर्ब करें। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, तो वे फ्लावर देते हैं, उसमें फ्लावर आते हैं सेम मंथ में, जो मंथ अब इस साल में आया वही मंथ में अगले साल में आएंगे, ईयर आफ्टर ईयर। तो व्हाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट etc इज सीजनल? तो व्हाई डू यू थिंक, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स की उपलब्धता मैंगो, एप्पल एंड जैकफ्रूट का सीजनल होता है, यानी किसी विशेष मौसम में ही मैंगो, एप्पल, जैकफ्रूट क्यों मिलते हैं? तो क्योंकि उसमें किसी विशेष मौसम में ही क्या आता है, फ्लावर आता है। हमको पता है फ्लावर आता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तब वह सीड बनेगा, सीड से फ्रूट बनेगा, यही ना होता है। तो जब वो फ्लावर ही उसमें सीजन पे आते हैं तो क्या इसका फ्रूट प्रत्येक सीजन में मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ये कह रहा है कि अब हिंदी में पढ़ेंगे कि अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो, क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? तो आपका क्या उत्तर होगा, हाँ कि नहीं? लगता है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? जब विशेष मौसम में मिलता है तो मौसमी ही कहलाएंगे, तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं? आइए, आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें फ्लावर पूरे वर्ष लगे होते हैं, एंड सम अदर दैट सो सीजनल, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें सीजन पे, मौसम में फ्लावर निकलते हैं। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं मैंगो, ये मैंगो का फ्लावर है। यह मैंगो का फ्लावर क्या है, थ्रू ईयर है कि सीजनल है? ये है हमारा रोज, रोज क्या है, थ्रू ईयर है। तो रोज जो है पूरे वर्ष मिलेगा, मैंगो जो है अपने मौसम में ही मिलेंगे। तो हम मैंगो के फ्लावर को बोलेंगे सीजनल, रोज को बोलेंगे थ्रू ईयर, यानी पूरे वर्ष मिलता रहेगा। क्लियर? तो हमें यहाँ पर पुष्प दो प्रकार के मिले, एक ऐसा पुष्प जो वर्ष में किसी विशेष मौसम में ही खिलते हैं, उनको मौसमी या सीजनल बोलेंगे। एक ऐसा पुष्प जो पूरे वर्ष खिलते रहते हैं, उनको हम थ्रू ईयर यानी पूरे वर्ष खिलने वाले बोलते हैं। अब इनका कुछ न कुछ वैज्ञानिक नाम भी बोला जाएगा। आइए आगे, ये तो फूल की कहानी हो गई। अब आइए प्लांट्स, एनुअल एंड बाई एनुअल टाइप। पौधे को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन टाइप में? एनुअल और बाई एनुअल टाइप। अब क्या है एनुअल और बाई एनुअल? अब देख रहे हैं यहाँ पे गेहूं, गेहूं का ही पौधा है, इसको बोलते हैं एनुअल। कैरोट है, इसको बोलेंगे बाई एनुअल। तो एक उदाहरण और हो जाएगा, एनुअल का कौन हो जाएगा? वीट। बाई एनुअल का कौन हो जाएगा? कैरोट। सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंस फेस। अब समझिए एनुअल किसको कहेंगे और बाई एनुअल किसको कहेंगे? ऐसे पौधे जिसमें जीवन में केवल एक बार, एक ही टाइम, साल में एक बार, एक वर्ष में एक बार पुष्प आते हैं, उसे हम एनुअल कहेंगे। इसमें दो वर्ष में पूरे दो सीजन में एक बार आता है, वर्ष में दो सीजन में, दो सीजन बीत जाने के बाद तब एक बार पुष्प आता है। आई एक सीजन में एक बार पुष्प आता है तो इसको हम बोल दिए एनुअल। तो जो वन सीजन में फ्लावरिंग हो जाता है उसको बोलेंगे एनुअल, जो दो सीजन में फ्लावरिंग होगा उसको बोलेंगे बाई एनुअल। तो जो पौधे एनुअल और बाई एनुअल है, इनमें सो क्लियर कट यानी स्पष्ट रूप से दिखता है वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंस फेस, बट इन द पेरिनुअल स्पीसीज इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली
डिफाइन दीज फेस। हिंदी में समझेंगे, पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और यह सभी स्पष्टतः कायिक, जनन और जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। तो अंग्रेजी हिंदी दोनों समझ में आ रहा है? हाँ, 2 सीजन में, 2 सीजन के बाद एक बार गाजर निकलता है। वीट में क्या है, अक्टूबर में बोया गया, मार्च तक खत्म, इसका एक सीजन में खत्म। यह क्या होता है, 2 सीजन लेते हैं। सीजन समझ रहे हैं ना, मौसम को। तो इन दोनों में तो स्पष्ट रूप से दिख जाता है। अच्छा, ये दोनों लिया फिर खत्म, इसको काम खत्म, पौधा खत्म, पौधा काट लेगा, पौधा डेथ कर जाएगा। लेकिन यह पौधा डेथ नहीं करता है, अब प्रत्येक साल पुष्प को देते रहता है। प्रत्येक साल क्या करता है, पुष्प को देगा। कौन सा पौधा, पेरी एनुअल स्पीसीज, यानी एक सीजन में एक बार, एक सीजन में 2 बार, एक सीजन में कई बार, प्रत्येक साल देता रहता है फ्लावरिंग। तो जिस पौधे में प्रत्येक साल फ्लावर आते हैं उसमें स्पष्ट करना काफी कठिन हो जाता है। कौन सा फेस को, तो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंस फेस को। क्योंकि हम लोग पढ़े थे अभी कि पौधे में जब फ्लावर आ जाता है, कौन चीज आता है, जब फ्लावर आता है तो हम बोलते हैं कि पौधा जो है वेजिटेटिव फेस को क्रॉस कर गया है, वेजिटेटिव को क्रॉस करके पहुंच गया है किस फेस में, रिप्रोडक्टिव फेस में। और रिप्रोडक्टिव के बाद आता है कौन सा फेस, सेंसेंस फेस, यही ना आता है। तो जिस पौधे में एक बार फ्लावर आया, 2 बार फ्लावर आया और पौधा खत्म, तो स्पष्ट हो जाता है कि पौधा में वेजिटेटिव फेस कब आया, रिप्रोडक्टिव कब आया और सेंसेंस कब आया। जैसे गेहूं में देखे, जिस समय गेहूं निकला, अंकुरन हुआ, बड़ा हो रहा है, उस समय तक कहेंगे वेजिटेटिव फेस है। जैसे ही गेहूं में फूल आ गया तो बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेस है। अब गेहूं का बाल पकने लगा तो कौन फेस में चला गया, सेंसेंस फेस में चला गया। लेकिन आम का पौधा लेंगे तो आम का छोटा पौधा को लिए, वह बड़ा हुआ, तब तो हम कह रहे हैं कि चल वेजिटेटिव फेस में है। जैसे ही एक बार मंजर आया तो रिप्रोडक्टिव में चला गया। अब उस पर पुष्प आया, फल लगा, फल को खा भी गए, फिर अगला साल लगेगा, फिर अगला साल लगेगा। तो उसमें ये तीनों फेस को स्पष्ट करना काफी कठिन होता है कि वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव में तो चला गया, लेकिन रिप्रोडक्टिव में सेंसेंस में कब जा रहा है कहना कठिन हो जाता है। इसलिए एनुअल और बाई एनुअल को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया जा सकता है वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेंस फेस में। ये तीनों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं ना। लेकिन पेरीएनुअल प्लांट में डिफिकल्ट हो जाता है, यही ने कह रहा है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे अब आइए। ए फ्यू प्लांट्स एक्सहिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिन, some of them such as bamboo species flower only once in their lifetime। अब देखिए, कुछ पौधे में अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिन यानी असमान रूप से पुष्पन की क्रिया विधि देखने को मिलती है। तो सच सम ऑफ देम सच एज, जैसे में कौन सा स्पीसीज, बम्बू स्पीसीज में फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, यानी पूरे जीवन में केवल एक बार पुष्प आएगा, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो जब 15 to 100 ईयर्स आफ्टर फ्लावरिंग होगी, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो जितना अधिक फ्लावरिंग उतने अधिक क्या हो जाएंगे, फ्रूट्स। और उसके बाद डाई, बांस का पौधा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर। हिंदी में उसी को देख लीजिए। कुछ पादप असमान रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। परिणाम स्वरूप
एक बड़ी विशाल संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। ये पौधा जो दिखाई दे रहा है, ये जो देख रहे हैं हम लोग, बांस का फूल है, बम्बू फ्लावर है। और यह जो है से कौन चीज है? फ्रूट है। कभी देखे हैं आप लोग इसको? नहीं देखे होगा। आप अपने यहाँ के मौसम में जब बांस पक जाती है तो उसको बेच लिया जाता है। कहाँ देखे फूल को? बांस में देखे हो? बांस में जब यह आ जाएगा तो बांस की समुचित नष्ट हो जाएगी। एक बार जब बांस में पुष्पन हो जाएगा तब वह बांस में ऑटोमेटिक वह बांस सूख जाएगा, वहां पर के सारा बांस खत्म हो जाएगा। 50 से कितने वर्षों के बाद? 100 वर्ष। इतना वर्ष तक बांस तो कोई रहने ही नहीं देता। एक बार जहां पे बांस निकलता है ना, तो जो निकल गया एक बार तो 50 से 100 वर्ष के बीच में बतलाता है। तो जब पुष्पन की क्रिया होगी तो लगभग उस बागीचा का सभी में पुष्पन हो जाएगा। समझ गए बात? और जब सभी में पुष्पन हो गया तो सब में फल आएगा, और फल आएगा सब क्या कर जाएगा? पूरा बांस डेथ मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बांस की पूरा क्या हो जाएगा? सूख जाएगी। तो यह बांस का फूल है, ये बांस का फल है, और बांस का ही पूरा जंगल देख रहे हैं आप लोग। क्लियर है ना? थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना? हम लोग अभी बांस को देखते थे अपने यहाँ। बांस को पूर्ण रूप से 50 से 100 वर्षों तक होने ही नहीं देते थे। बांस में नहीं रहे, देखी होगी स्पष्टता देखने में सब फूल हमको एक ही जैसा लगता है। चलिए नेक्स्ट आप आइए। एक तो फ्लावरिंग का फिनोमिन हम देख लिए किसमें? फ्लावर में, बम्बू में। अब हम देखते हैं अनदर प्लांट, एक दूसरा पौधा है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में नीला कुरेंजी कहते हैं। फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर, इसमें फ्लावर आते हैं एक बार। कितने वर्षों में? 12 ईयर्स में। एज मेनी ऑफ यू वुड नो, आप लोगों को याद होगा कि दिस प्लांट फ्लावर्ड ड्यूरिंग, मैंने यह नीला कुरेंजी एक बार फ्लावर आया था। कब? सितंबर अक्टूबर 2006, यानी अभी से पिछले बार जो फ्लावरिंग हुआ था नीला कुरेंजी में कब हुआ था? सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्मेड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुष्पन को देखा गया? तो मास फ्लावरिंग, बड़े पैमाने पर पुष्प उत्पन्न हुए। ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरिया, यानी पहाड़ी क्षेत्र में। देख रहे हैं ना पहाड़ी क्षेत्र, हिली एरिया में। तो कहाँ पे, कौन कौन सा स्टेट में? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। इनटू ब्लू स्ट्रेट्स एंड अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो जब एक बार पूरा फ्लावर, देखिए नीला कुरेंजी पौधा है, इससे निकलने वाले पुष्प नीला है, और जब एक बार पूरा फ्लावरिंग हुआ तो देखिए पूरा हिमालय, ये पूरा हिली एरिया है। ये हिली एरिया ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसके ऊपर नीली मैट बिछी हुई है। फूल से क्या दिखाई दे रहा था? कि नीली मैट, यानी कालीन बिछा हुआ है। स्ट्रेच को बोलते हैं, मैट बोलो या कालीन बोलो, बिछ गया था। जो अट्रैक्ट किया था, आकर्षण किया था किसको? टूरिस्ट को। ये जो विदेशी घूमने आते हैं, सैलानी जो घूमने जाते हैं, उसको आकर्षण का क्षेत्र बना था। तो लोग दूर दूर से जाकर इसको देखते थे, नीला कुरेंजी के पुष्पन को। बहुत अच्छा देखने में लगता था। समझ गए? अब एक हिंदी में पढ़ना होगा तो एक अनपादप स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। क्लियर है? आप लोग हाईलाइट किए हो कि नहीं किए हो बुक में? जो भी येलो कलर हम बना चुके हैं उसको हाईलाइट कीजिएगा। समझ गए?
जो भी येलो कलर बना है सबको हाईलाइट करोगे तुम लोग। क्या हुआ था? अभी आया होगा लेकिन अभी डाटा नहीं आया है, या इतनी लंबी एरिया तक हो सकता है इस पुष्प को 12 वर्ष तक कहीं लगने नहीं दिया, 12 वर्ष से पहले उसको सफाई कर दिया गया, तो अभी नहीं आया होगा। लास्ट डाटा अपने पास कब है? 2006 की, सितंबर अक्टूबर। किन किन स्टेट में था? केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु का। तो यह बना सकता है, क्वेश्चन कोई बना सकता है, समझ गए। अब चलिए, ये चीज तो कहानी चला गया किसमें? प्लांट के अंदर हम 3 फेस में बांटे थे प्लांट के पूरे, और हम जो कहानी कह रहे हैं पूरे दुनिया के सभी ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन के आधार पे उसको हम 3 फेस में बांटते हैं। 3 फेस में बांटे हैं। कौन कौन सा फेस? जुवेनाइल फेस बोलेंगे एनिमल्स में, और प्लांट में बोलेंगे वेजिटेटिव फेस, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेस, और सबसे अंतिम में सेंसेंस फेस। यही ना था। तो प्लांट में हम लोगों ने देखा कि कब जुवेनाइल फेस से, वेजिटेटिव फेस से रिप्रोडक्टिव फेस में पहुंचता है, कब रिप्रोडक्टिव से सेंसेंस में पहुंचते हैं। तो फ्लावर जब भी आते हैं इसमें प्लांट्स में, समझते हैं कि वह पौधा जो है चला गया है किस फेस में? रिप्रोडक्टिव फेस में। फ्लावरिंग समाप्त हो जाते हैं, पौधे पकने लगते हैं, समझ जाते हैं पौधा चला गया किस फेस में? सेंसेंस फेस में। क्लियर यहाँ तक? तो पौधे में देखे थे, अब भिन्न भिन्न प्रकार के फ्लावरिंग की पद्धतियों को देखे थे। जैसे देखे थे एनुअल प्लांट, बाई एनुअल प्लांट और पेरी एनुअल प्लांट में। तो एनुअल और बाई एनुअल में इस तीनों फेस का परिभाषित करना आसान होता है, पेरी एनुअल में कठिन होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसमें क्या आती है? पुष्प आती है। तो अब है कि अगर मान लिया जाए कि हम मैंगो प्लांट को लेते हैं, कौन सा प्लांट को लेते हैं? हम मैंगो प्लांट को ले रहे हैं। अब कैसे कठिन हो रहा है? तो मैंगो प्लांट में जनरली मार्च अभी से अप्रैल महीने में आते हैं। कौन चीज? फ्लावर। मान सकते हो मार्च, अप्रैल, फरवरी भी ले सकते हैं। और अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, कभी कभी जुलाई, अगस्त तक भी हमको आम का फल मिलता है। आम का फल बड़े पैमाने पर तैयार मिलता है अपने क्षेत्र में। सितंबर के बाद खत्म हो गया। तो ये जब फूल आया, फूल से फल बन गया, ठीक है, तो उसके बाद हम लेते हैं फिर सितंबर से लेकर और फरवरी तक के बीच के सीजन को हम क्या बोलेंगे? कौन सा फेस में बोलेंगे? ये तो परिभाषित करना मुश्किल है कि रिप्रोडक्टिव में है या वेजिटेटिव में है कि सेंसेंस में चला गया। क्यों? फ्लावरिंग खत्म, हम देखिए फ्लावरिंग खत्म देखते हैं तो बस बुझ जाते हैं कि चला गया सेंसेंस में। तो फ्लावरिंग खत्म हो गया लेकिन पौधा तो है, पौधा समाप्त नहीं हुआ, फिर अगले सीजन में आएगा। तो न तो उसको सेंसेंस कह सकते हैं और न ही रिप्रोडक्टिव कह सकते हैं कि लगातार उसमें फूल आना चाहिए, और न ही इसको हम वेजिटेटिव कह सकते हैं कि वृद्धि ही कर रहा है, क्योंकि वृद्धि तो समाप्त हो चुका है उसका ना। तो पेरी एनुअल प्लांट जैसे मैंगो है, इसमें परिभाषित करना काफी डिफिकल्ट हो जाती है। क्लियर? अब हम आएंगे एनिमल्स में, चर्चा करेंगे कि इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेस इज फॉलोड बाय मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। पीरियड और टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। अब कह रहा है कि एनिमल्स में जुवेनाइल फेस से रिप्रोडक्टिव फेस में जैसे ही पहुंचता है तो मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं। किसमें? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में, यानी जनन के व्यवहार में मोर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। अब मोर्फोलॉजी फिजियोलॉजी तो उसमें समझाए थे हम लोग,
मोर्फोलॉजी मीन्स इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। फिजियोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिएक्स, क्रिया उसको बोलेंगे, कार्य। तो एक्सटर्नल इंटरनल कार्य दोनों कार्य, और मोर्फोलॉजी में बाहर से दिखाई देने वाला। तो बाहर से भी और उसके कार्य भी क्या होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। जब बदलता है किस फेस में, एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। देखिए अधिकतर प्राणियों में किशोरावस्था की समाप्ति उसके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उसकी शारीरिकी एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। तो द रिप्रोडक्टिव फेस इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्टिव फेस जो है वेरिएबल है, विविधता है, ड्यूरेशन यानी समय की अवधि में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी सभी ऑर्गेनिजम्स में एक एज एक ड्यूरेशन नहीं होगी, सभी जीवों में अलग अलग उम्रों में रिप्रोडक्टिव फेस आती है। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो कहता है क्या आप मानव में होने वाले चेंजेस को देख सकते हैं जब वह प्रदर्शित करता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, जब वह रिप्रोडक्टिव रूप से पूरा परिपक्व हो जाता है तब। तो इसको आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो कि मानव में कौन कौन सा चेंज आ गया है। हिंदी में जब इसको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे तो क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिससे जनन परिपक्वता का पता लगा सके। तब हम लोग देखो एनसीईआरटी क्या करता है, लिखता कम है डाटा और हम लोगों को खोजने के लिए अधिक कहता है कि अब आप खोजो, आप पता करो। जैसे इससे पहले फ्लावरिंग प्लांट में बोला था पता करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन को वो ऐसा दे देगा जिसका आंसर किताब में ढूंढे नहीं मिलेगा, वो बोलेगा आप खुद से पता करो, जाके पता करो। तो यह इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है कि बच्चा को बनाता है कि हमेशा ढूंढे, किसी न किसी चीज़ को खोजते रहे। हाँ, तो एनसीईआरटी का अपना ही महत्व है। अच्छा, इस लाइन को समझ गए, हाईलाइट सब लोग कर लिए हो। नेक्स्ट में चलेंगे हम। एमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स डू दे ली एग्स। तो बर्ड्स जो है क्या देते हैं, एग्स देते हैं ऑल थ्रू द ईयर। अब कह रहा है कि क्या एनिमल्स में यानी जंतु में खासकर कौन बर्ड्स पूरे साल अंडे देते हैं, और इज इट ए सीजनल फिनोमिन या यह किसी विशेष मौसम में अंडा देते हैं। अभी लगातार क्वेश्चन कर रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि क्या बर्ड्स जो है वह पूरे साल अंडे देते हैं या किसी विशेष मौसम में अंडे देते हैं। यही है कि पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं अथवा या किसी विशेष मौसम से संबंध घटनाक्रम है। तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स। एक बर्ड्स के बारे में पूछा, एक दूसरा एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है फ्रॉग्स और लिजार्ड, इसमें यह प्रक्रिया कैसे होती है। बर्ड्स को तो हम लोग देख रहे हैं कि अंडे देती है, लेकिन फ्रॉग्स और लिजार्ड ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी बर्ड्स भर होता है कि सीजन में होता है। पूरा क्या कर रहा है, हम लोग को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अब कुछ देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे। अब अपने मन में जिसका जो उत्तर आ गया है सूत्र बना के रखो। कोई लोग के दिमाग में ये आया होगा कि नहीं पक्षी जो है वर्ष भर अंडा देती है, और कुछ के दिमाग में आएगा ना पक्षी तो विशेष मौसम में ही अंडा देती है। क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा है नहीं, सब लोग हम लोग अलग अलग सोचते हैं। तो ठीक जो आपने सोचा है, जो आपको याद है उसी पे कमांड रखिए, कभी भी दूसरे के कहे पर नहीं चलना है। दिमाग अपना जो आए उस पे खोजिए और आगे पढ़िए। यू विल नोटिस यानी आपने देखा होगा, यानी आपने लिखा होगा कि बर्ड्स पक्षियाँ लिविंग इन नेचर, जो पक्षियाँ प्रकृति में रहती हैं, ली एग्स ओनली सीजनली या केवल और केवल
विशेष मौसम में ही अंडे को देते हैं। तो लिविंग मतलब क्या, पक्षी का रहने का जगह कहाँ पे, हमारे घर में कि जंगलों में। तो यह लिविंग इन नेचर, जो प्रकृति में रहती है, वन में रहती है, वह ली एग्स, अंडे को देंगे किसमें, ओनली सीजनली देंगे, केवल विशेष मौसम में देंगे। हाउएवर, हालांकि बर्ड्स, दोनों लोगों का जो सोचोगा दोनों का सही है। बर्ड्स इन कैपेटिविटी, यानी बर्ड्स में क्षमता होती है एज इन पोल्ट्री फार्म। कौन सा बर्ड, जिसको पोल्ट्री फार्म में पालते हैं उस बर्ड्स को। कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू द ईयर, कैन बी मेड यानी उसको हम बना सकते हैं, ली एग्स अंडा देने वाले, थ्रू आउट द ईयर, जीवन भर वह क्या करे, वर्ष भर क्या करे, अंडा दे। तो पक्षी को समानता कैसा है, कैसा नेचुरली कैसा है, या ली एग्स ओनली सीजनली। लेकिन हम वैसे पक्षी को जिसको पोल्ट्री फार्म में उत्पादन करते हैं उनको बना देते हैं, कैसे, ली एग्स थ्रू आउट द ईयर। समझ रहे हो वर्ड को, ली एग्स थ्रू आउट द ईयर, यानी अंडा जो वर्ष भर देते रहते हैं। इन दिस केस, इस मामले में लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, इसको हाईलाइट करेंगे। पोल्ट्री फार्म वाला मामले में कि अंडा देने की का संबंध जो है रिप्रोडक्शन से नहीं है, नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, बट इट इज ए कॉमर्शियल एक्सप्लोशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। लेकिन इसको बनाया गया है किसके, व्यवसायिक रूप से अत्यधिक मानव कल्याण के लिए, अंडा उत्पन्न करने के लिए, यानी उसको हम क्या बनाते हैं, कॉमर्शियल बना दिए हैं। हाँ, एक समान रूप से पूछे कि पक्षियाँ कैसी है तो सीजनली, रिप्रोडक्टिव रूप से कैसी है तो सीजनली है। पोल्ट्री फार्म में हम उसको बना दिए हैं हार्मोन्स देकर, कैसा, थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसका जो फिनोमिन है वह कैसा है, सीजनली है। पक्षी कहाँ रहेंगे तो नेचर इन लीव, यानी प्रकृति में रह रहा है, वन में रह रहा है, तो वे सीजनली ली एग्स है। लेकिन उसको जब हम ले आते हैं नेचर से हटाकर अपने यहाँ डाल देते हैं, अपने अपने वातावरण में कुछ हार्मोन्स को दे देते हैं, तो वह थ्रू ईयर ली एग्स, यानी पूरे वर्ष अंडा देती रहती है। तो इसका रिप्रोडक्शन से कोई संबंध है नहीं, केवल संबंध किससे है, कमर्शियल एक्सप्लोटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव कल्याण के लिए व्यावसायिक रूप से उसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोटेशन, अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। उस बेचारे के देह में क्षमता नहीं है उस पोल्ट्री मुर्गी के लिए, लेकिन डेली क्या हो रहा है, अंडे दे रहा है। डेली क्या दे रहा है, अंडा दे रहा है। क्लियर। अब देखो इसी को अगर हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि नीट आ रहा है तो ऐसा कि तब फॉर्म भरा रहा है नीट वाला, 15 तक डेट है। और एम्स का तुम लोग एपीआर नहीं हो, तुम लोग तो अगला साल फॉर्म भरोगे ना, तुम लोग सब भर नहीं सकते हो, तैयारी करो हिंदी अंग्रेजी दोनों में। अब थोड़ा सा हम सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर सब बना दिए हैं समझाने के लिए, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। जैसे तो हम बताते हैं ये जब चल रहा है थोड़ा सा और इजी हम बनाए हैं, एक रह सके समझोगे हम कैसे बना दिए हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको हम सजा दिए, देखोगे जरा। 2018 में क्वेश्चन पूछा था, तुम्हारे पास जो किताब है ना प्रीवियस ईयर वाला, उस सारा क्वेश्चन को हम हिंदी अंग्रेजी में सेट कर दिए है। अब एक क्वेश्चन तुमसे आएगा, ये 2018 में पूछा हुआ है कि ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजिनेसिस, यानी ऑफसेट द्वारा निर्मित होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन,
माइटोटिक डिवीजन, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। ऑफसेट समझ रहे हैं? ऑफसेट में किसके द्वारा हो रहा था? ऑफसेट किसमें किसमें? हाँ, ये जलकुंभी है ना। जलकुंभी में क्या है? ये जल की सतह है, देखिएगा ये जो है ये जल की सतह है, और ऑफसेट जो है वह निर्माण हो रहा है, इसके ऊपर पैरेलल बढ़ रहा है जल के सतह पर, यहाँ से फिर नया जलकुंभी का निर्माण कर रहा है। जल की सतह पर बढ़ रहा है, नया का निर्माण कर रहा है, यही न कर रहा है, यानी पूरे जल की सतह पर छा गया। अब कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि ये ऑफसेट, ये क्या कहलाएगा? ऑफसेट, यह कहलाएगा हमारा ऑफसेट। अब ऑफसेट का निर्माण होता है, उत्पन्न होता है कौन सा विभाजन द्वारा? माइटोसिस डिवीजन द्वारा, मियोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस। ये जो ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, इसमें कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोटिक की मियोटिक? मियोटिक तो केवल और केवल मियोसाइट में होता है, जहाँ गैमिट्स बनना है हुए न मियोटिक होता है, या हैप्लॉइड बॉडी है वहाँ। हमारा शरीर का जो वृद्धि हो रहा है कौन सा डिवीजन के द्वारा हो रहा है? माइटोटिक द्वारा। तो ये भी प्लांट का एक डिप्लोआ, ये प्लांट कैसा है? 2N प्लांट है, और 2N प्लांट का कोई भी पार्ट जो ग्रो करेगा वह कौन सा विभाजन के द्वारा करेगा? माइटोसिस के द्वारा करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर इसका। देखो यहाँ, ऑफसेट इज ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट फॉर्मेड बाय माइटोसिस। आ गया बात समझ में? ये क्वेश्चन था कहाँ कहाँ बताओ? वो रहता है मियोटिक डिवीजन, अब माइटोटिक डिवीजन हुआ ना, तो माइटोटिक माइटोसिस से आया, मियोटिक मियोसिस से आया, समझ गए? सेल डिवीजन पढ़े हो, आई पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस तो होगा ही नहीं। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन जो आया है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज नॉट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड क्लोन। ये सही की गलती? ये हो जाएगा तुम्हारा सही। अब देखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड जूस्पोर। सही की गलती? सही है। हाल फिलहाल पढ़े हो ना जी, कल परसों से मैं यही सब क्वेश्चन पूछेगा। जब परीक्षा देने जाओ, नीट का बैठो तब, BCEC बैठो तब, हाँ हिंदी में दोनों में रहेगा, दोनों पैटर्न में रहता है क्वेश्चन, इधर भी पूछेगा। पहले अंग्रेजी में पढ़े, ना समझ में आएगा तब किस में पढ़ेंगे? हिंदी में। ओकरा बाद है इन पोटैटो, बनाना एंड गिंगर द प्लांट लेट्स arise from the internodes present in the modified stem। सही की गलती? कैसे गलती बताओ? वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। ये भी सही। अब आप लोग बताओ जो गलत कौन होना चाहिए इसमें? सी गलत होना चाहिए। कैसे गलत होना चाहिए? देखो कितना नजदीक से पूछा है क्वेश्चन। जब 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 यही चीज आपको अंग्रेजी में समझ में ना आते, एक बार क्या पढ़ना चाहिए? हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ो, अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। दूसरा है सूक्ष्म गतिशील अलैंगिक प्रजनन संरचनाओं को जूस्पोर कहा जाता है। आलू, केला और अदरक में पौधे संशोधित तने में मौजूद इंटरनोड से उत्पन्न होते हैं।
जलकुंभी खड़े पानी में उगती है और पानी से ऑक्सीजन खींचती है, जिससे मछलियां की मृत्यु हो जाती है। अब आइए एक्सप्लान करते हैं इसका हम लोग। देखोगे, पोटैटो, बनाना एंड गिंगर प्रोपगेट वेजिटेटिवली बाय मॉडिफाइड स्टेम। ये तीनों किससे उत्पन्न होता है? मॉडिफाइड स्टेम। यहां तक तो ठीक है। पोटैटो प्रोपगेट बाय ट्यूबर बीच हैज बर्ड्स ओवर इट्स आइस, यानी पोटैटो ट्यूबर के बीच में होता है कौन चीज? बर्ड्स। ओवर इट्स आइस और नोड्स, जो निकलता है किसके रूप में? आइड्स या नोड्स के रूप में। तो दीज बर्ड प्रोड्यूस न्यू प्लांटलेट, यह बर्ड्स जो है नया प्लांटलेट का निर्माण करता है। तो बनाना एंड गिंगर प्रोपगेट विद द हेल्प ऑफ राइजोम। बनाना और गिंगर यह प्रोपगेट होते हैं किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। बीच एल्सो हैव बर्ड्स और नोड्स, उसमें भी पाए जाते हैं कौन चीज? वर्ड्स एंड नोड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। इसमें क्या लिख रहा है? इन प्रेजेंट इंटरनोड प्रेजेंट। अब इंटरनोड है कि वर्ड है? कौन सी मौजूद है इसमें? हेलो हेलो, यहां क्या कह रहा है? कौन सी मौजूद? इंटर नोड्स। तो अच्छा देखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो तीन गो तो सीधा लग रहा था जो गलत है, एगो लग रहा है कि सही है। हेलो, ना कोचिंग में क्लास कर रही हो कि खुशी समझ में आ रहा है तोरा? एकरा सके मिला था HAMCH हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल। यह न पूरा प्राइवेट है न पूरा सरकारी है। इसको बोलते से IGMS है ना, उसे बोलते हैं सेमी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो दो बच्चा ही केवल निकाल पाया था, एक मनीषा थी और एक सुमित्रा थी, तो दो ही निकाल पाया था। अब इसमें जो है से लास्ट डेट तक सीट था, तो ये लोग पूरा एकदम बाय कॉल मेल ईमेल आईडी सब पर भेजा था। मेरे मोबाइल में ईमेल आईडी है। लास्ट 3 तारीख को, इसी 3 तारीख को काउंसलिंग के लिए इस कॉलेज में सर्टिफिकेट लेकर एडमिशन के लिए जाना था। अब उसमें क्या था कि इसके अंदर जो है एडमिशन के समय 10,000 रुपये देना पड़ता है और प्लस 1,50,000 रुपये का सिक्योरिटी मनी जमा की जाती है, जो कि आपका कोर्स खत्म होने के बाद ये वापस हो जाती है पैसा। समझ गए? 4 लाख रुपया इसमें सरकार से मिल जाती है। कुल मिलाकर इस कॉलेज का हॉस्टल फूडिंग वगैरह सब खर्च जो है सालाना 3 लाख रुपया के आसपास में था। बारह से 13 लाख रुपए इस कॉलेज का पूरा लगता पढ़ने में। 4 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया, 5.5 लाख रुपया वापस आ जाता है। 7.5 लाख रुपए में इस सेमी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में जो है आयुष यानी MBBS किसमें? तो आयुष में यानी आयुर्वेदिक में मिल जाता सर्टिफिकेट। जो तुम्हारी पापा से बात हुई थी वो बोले थे अगर कर जाते हो, तुम क्वालिफाई कर जाते हो तो ही इसमें संभव है। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा जम के। अब कहीं जाना वाना नहीं ना है तोरा, 2 दिन 4 दिन में कुछ समझ में आएगा भी नहीं। अगर 2 दिन भी एब्सेंट कर दोगे तो इसमें है क्या कि कुल मिला के आप वर्ड मीनिंग का स्टॉक बनाओ और सोचो कि हम कितना अच्छा से सोच सकते हैं, कितना अच्छा से पढ़ सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है पहला बार आएगा तो हम लोगों को बनाने में समझने में दिक्कत होगी, हो सकता है कि समझ में आए ही नहीं।
लेकिन इसी बनाए हुए क्वेश्चन को ये कब पूछा था, नीट 2016 में पूछ ले है, देख रहे हैं। इसी बनाए हुए क्वेश्चन को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा वह क्वेश्चन याद हो जाता है और वहाँ पे जाकर हम बना देते हैं, समझ गए। तो 1-2 दिन में नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कस के जम के करो। अब क्लास में जनरल जो पढ़ना है, बोर्ड पढ़ने के लिए तो सुबह पहर जो क्लास दे रहे हो काफ़ी है। नीट देना है, BCC देना है, तो परीक्षा देने के बाद, अब बहुत सारा लड़का से परीक्षा दे दिया था इस बार भी कि आएंगे, अब कुछ लड़का से कह रहा है कि हमारा रिजल्ट निकल जाएगा तब आएंगे। जब रिजल्ट निकलेगा आएगा तब तक वो लगभग 1 महीना पीछे जाएगा, तो 1 महीना पीछे जाएगा तो बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए आरंभ के दिन से आना चाहिए। और हो सकता है कि कभी कभी तुमको मन नहीं भी लगे, भाषा कठिन चीज़ है तो मन नहीं भी लगता है, इसको मन को लगाना पड़ता है। 1 महीना, तुराम मिसा 1 महीना बोले थे क्लास में खाली बैठने के लिए, पढ़ना नहीं था। जनरल कंपटीशन में वहाँ भी जाओगे तो फिर दुनिया में कोई भी चीज़ आसान नहीं है, पहले समझ लो। हम समझते हैं कि ई भारी है, वो आसान है। अब एगो है, क्या हुआ था कि एक बार एक गांव में आप ही लोगों के जैसे कुछ लोग सब जमा हुए और गांव में अकाल पड़ गया, कौस का अकाल पड़ गया था गांव में। एकदम पानी कहीं था ही नहीं, सब लोग बैठ गया और बोला कि से अब गांव में कुआं खुदाना चाहिए, अब कुआं खुदाएगा तो ही पानी आएगा। इस प्रकार जब पंच बैठे, जितने भी लोग पंचों में थे, 4-5 ग्रुप में बैठ गए। कोई कह रहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर खाना जाए तो यहाँ पे लेयर अच्छा है, यहाँ पे आ जाएगा। कोई कह रहा था कि से नहीं, गांव के बीच में, गांव के बीचों बीच में खाना जाए तो अच्छा होगा। कोई कह रहा था चौराहा के पास खाना जाए तो वहाँ पे जल्दी पानी आ जाएगा। कोई लोग कह रहे थे कि नहीं, काली जी के मंदिर है ना, काली माई के मंदिर के बगल में, काली मंदिर के कैंपस में खाना जाए कुआं को तो वहाँ पे पानी जो है जल्दी मिलेगा। इस प्रकार से पूरे गांव के लोग 4 भाग में बंट गए। अब वहाँ से कुआं को खनने का कार्य प्रारंभ हुआ। मजदूर आया, पीपल के ज़्यादा संख्या पीपल के वृक्ष के पास वाले लोगों का था, तो यहाँ पे 20 फीट खुदाई हुई, पानी नहीं आया। अब जितना ये सब था चिल्लाने लगा, ये सब था चिल्लाने लगा, बोला कि नहीं नहीं, हम तो जानबे करते थे कि यहाँ पानी आएबे नहीं करेगा, यहाँ खोदते रह जाएगा, पानी नहीं आएगा। ये रुको ना, तनका और खनो ना, थोड़ा जाकर 5 फीट और खाना, 25 फीट तक खाना, पानी नहीं आया। ये सब हल्ला करने लगा, जितना सपोर्ट में था पीपल के पेड़ के पास वाला, सबके मुँह आई सब खुश कि ना हमार बात अब होगा। तो अब भीड़ चला, तो गांव के बीचों बीच अब खोदा जाए। अब यहाँ पे लेबर भीड़ा 25 फीट खोद दिया, लेकिन पानी नहीं आया। अब ई बचल था से हल्ला करने लगा, इन्ने वाला था से हम कहे थे, सब ई दोनों का हम कहे थे कि चौराहा के पास खनो, ई कह रहा था काली मंदिर के पास खनो, आई हल्लो कर रहा था, पीछे से का पिन मार रहा था, कहो न रे, कहो न रे, समझ गए ना, इसको पिन अप कर रहा था। 25 फीट खनाया नहीं हुआ, चलू को 5 फीट और खन दिया जाता है। ये गांव के बीचों बीच खना गया, कितना फीट, 30 फीट। अब नहीं आया थे, दोनों मिलकर चिल्लाने लगा, मुंह बंद, हाउ, ये दोनों का मुंह बंद हो गया। अब हल्ला हुआ किसके भी खना जाए, चौराहा पे खना जाए। चौराहा पे गया खनने, तो यहाँ भी खनते खनते 30 फीट खन दिया, लेकिन पानी नहीं मिला। अब ई काली जी के जितना भक्त था मंदिर के पास वाला, ई चिल्लाने लगा कस का, आई दोनों पीछे से क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया इसको। ये दोनों मिलकर कि हमारा बात न चला, इसको सपोर्ट कर दिया, आई सब हल्ला कर लगा चौराहा वाला के पास में। तो फिर करूँ को 5 फीट और खनते हैं, ये भी खन दिया, कितना, 5 फीट और, ये कितना हो गया, 35 फीट, लेकिन पानी नहीं मिला। अब ये चिल्लाने लगा कि हम कह रहे थे कि तीनों में कहीं पानी न है, हम कह रहे काली जी के मंदिर के पास खन, यहाँ पानी निकल जाएगा। अब लेबर लग गया कहाँ, काली जी के मंदिर के पास में, खनने लगा। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 35 फीट खाना, फिर 5 फीट खाना,
40 हो गया। फिर 5 फीट खाना, ये खन दिया कितना 45 फीट, लेकिन पानी यहां भी नहीं आया। अब समझो ऊर्जा काय जगह खत्म हुआ, यहां खाना गया 25 फीट, यहां खाना गया 30 फीट, यहां खाना गया 35 फीट और यहां खाना गया 45 फीट। वही लेबर, वही गांव, एक ही पृष्ठभूमि थी ना, ऊर्जा जितना जगह खपत हुआ। अब जोड़ लो एकरा, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 और 3 10 और 2 12 1 13। अगर 10 जगह न खन कर 135 फीट गड्ढा एक के जगह कहूँ खन देता तो पानी क्या होता, आ जाता। अब इससे सीख लो कि हम अगर कोई लक्ष्य लिए हैं तो का तब तक खोदेंगे, तब तक खोदेंगे, तब तक खोदेंगे जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाए। नहीं तो वही कि आज मालूम चला कि हम तैयारी करने चले नीट का, 1 साल बैठे नहीं हुआ, अगला साल चल गए जनरल कंपटीशन में, रेलवे की तैयारी करने चल गए, नहीं हुआ, अब रेलवे के छोड़कर चल गए दरोगा की तैयारी करने, वहाँ नहीं हुआ, अब चल गए बीपीएससी की तैयारी करने, वहाँ नहीं हुआ, चल जाते हैं दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने। यानी सब जगह तनका 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 बल दिए, मालूम चला अंतिम में कुछ नहीं, घरे आ गए। इसलिए लक्ष्य एक लीजिए और खोदते रहिए, खोदते रहिए जब तक हमको मंजिल नहीं मिल जाए। समझ गए? यह है, ये सब एक उदाहरण है। अब देखो ये क्वेश्चन बना ना, आपका बना कि नहीं बना, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहता है। फिर क्वेश्चन पूछ ले है 2015 में, बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा जोड़ी है जो करेक्टली मैच नहीं होता है? जैसे बाइनरी फ्यूजन सारगेसम में, कोनिडिया पेनिसिलियम में, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ में, राइजोम बनाना में। क्या होगा? ABCD डी। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि बनाना एंड गिंगर प्लांट इन वेजिटेटिव प्रोपग्यूल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज राइजोम। तो बनाना एंड गिंगर राइजोम, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ, कोनिडिया पेनिसिलियम और बाइनरी फ्यूजन ये सारगेसम नहीं होगा, क्योंकि सारगेसम क्या है? अब देखिए इसका एक्सप्लान, सारगेसम एक ब्राउन एल्गा है। क्या है? ब्राउन एल्गा है। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? स्पोर्स के द्वारा होता है। ये भी देख लिए। अब सारगेसम का एक्सप्लान भी कर लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेरियस भिन्न भिन्न तरीके से, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। अभी तीनों का मतलब समझ रहे? आइसोगेमी एक समान गेमिट बनाएगा, एनाइसोगेमिस असमान बनाएगा, ऊगेमी यानी फीमेल गैमिट्स बड़ा और स्टेबल बनाएगा, मेल गैमिट्स स्मॉल एंड मोटाइल होंगे। क्लियर? अब कितना आसानी से बन गया ना ये, बस एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है पढ़ लेने के बाद। अब बार बार हम कहते हैं कि नीट की तैयारी के लिए होनी क्या चाहिए? सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ो, एक बार नहीं 10 बार 20 बार पढ़ना पड़ेगा। उसका हर एक लाइन को हमको स्मरण में रहना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, दिमाग में बैठाना होगा। उसके बाद उससे जो मुख्य निचोड़ बातें जो हाईलाइट करवाते हैं उसको कॉपी पे क्लास नोट बना लो, और क्लास नोट बनने के बाद जितना प्रीवियस ईयर है उसको पढ़ो। अब बाद बाकी प्रैक्टिस सीट आती है जो हम प्रिंट करने के लिए आपको देंगे भी, उसको जाके घर पर जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका स्पीड बनल रहेगा, और स्पीड बनल रहेगा तो एग्जाम हॉल में जाकर उतने ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को उत्तर दे सकते हैं। याद रखिए इस क्वेश्चन पे इतना समय बनाए हैं, लेकिन आपके लिए नीट कितना समय दे रहा है एक क्वेश्चन के लिए? मात्र 1 मिनट। अब 1 मिनट दे रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इतना अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्वेश्चन को देखते दिमाग हमारा रिफ्लेक्ट करे, रिफ्लेक्ट और किस में काम करे और तेजी से होता है ना। अब 2G के ज़माने में, 3G के ज़माना में, 4G के ज़माना, 5G के ज़माना में, तो 2G के ज़माना में डाटा काफ़ी स्लो था। अब 2G कोई बोलना है, अब तुम किसी को कोई कुटुंब आया तो बोलेगा
जैसे 5G है भी है नमस्ते, 4G है नमस्ते, 3G है नमस्ते, और 2G है कुटुंब आ गया दरवाजे पर, घर में घुस भी गया, नमस्ते हो गया ना। तो कौन स्पीड है रे? 2G। हमको कौन सा स्पीड ब्रेन को बनाना पड़ेगा? 5G बनाना पड़ेगा। इतना समझ लीजिए, एकदम लबरेज रहिए, एकदम हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए, अपने आप के हौसला को 7वां आसमान पे रखिए, न आगे देखिए न पीछे देखिए, न अगल देखिए न बगल देखिए, एकदम घोड़ा के आगे लगल रहता है ना, क्यों अगल बगल नहीं देखता, सीधा देखेगा मंजिल की ओर और सीधा सरपट दौड़ लगा। ठीक उसी प्रकार न आगे देखो न पीछे देखो न अगल देखो न बाएं देखो, केवल नज़र कहाँ रहना चाहिए? आगे, एकदम लक्ष्य पे नज़र रहना चाहिए, तभी हम इसको बढ़िया अच्छे तरीके से फोड़ पाएंगे। अगर आपके पास में गार्जियन का सपोर्ट है, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए है, गार्जियन का सपोर्ट है, प्राइवेट कॉलेज का खर्चा उठा सकते हैं, तो आप जा सकते हो कम मेहनत करते हुए भी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं है हमको प्राइवेट नहीं सरकारी ही चाहिए, तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रगड़ते रहना, जब तक हमको मंजिल नहीं मिली हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बार बार पढ़ते रहिए, और अंतिम वही बताए थे कि जब छोड़िएगा तो क्या होगा? वही कुआं यहाँ खोदिए कुआं वहाँ खोदिए, गिंगर में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में आया था, 2015 में आया था ये क्वेश्चन। 2015 में जब एग्जाम हुआ था वो कैंसिल्ड हो गया था, क्वेश्चन तो बनाया था ना। तो यह है कि इन गिंगर, अब गिंगर समझ रहे हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओकर्स थ्रू, किसके द्वारा? इस क्वेश्चन में कहीं सोचने वाला बात है? ऐसी कोई लीक हुआ होगा, किसी कारण से कैंसिल कर दिया गया होगा। हाँ नीट का कुछ हो सकता है दुनिया में, या किसी कारण से हुआ होगा, हमको पूरा थ्योरो पता नहीं है। अब इसमें जो है दिया गया है कि किसमें किसके द्वारा होता है। अब राइजोम के बारे में दिल है कि राइजोम इज थिकेंड, यानी राइजोम कैसा होता है? मोटा होता है। अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर, डोर्सी वेंट्रल स्टेम, तो जमीन के अंदर ऊपर से और डोर्सल साइड से। डोर्सल समझ रहे हैं, अगला कि पिछला? वेंट्रल मतलब आगे, डोर्सल मतलब पीछे, लेटरल मतलब बगल में। 3 वर्ड समझिएगा, यहाँ साइड के बोलेगा, अगला क्या बोलेगा? वेंट्रल भी, पीछे के डी डोर्सल, और बगल को लेटरल। ये लेटरल हो गया, ये हमारा वेंट्रल हो गया, और ये डोर्सल हो गया। तो अब यहाँ से कभी पूछ देगा कि राइजोम जो है वह किस साइड से निकलता है, तो डोर्सी वेंट्रल स्टेम, यानी स्टेम के पीछे और आगे वाला भाग से, स्टेम के पीछे और आगे वाला भाग से ग्रो वृद्धि करता है, हॉरिजेंटली यानी क्षैतिज रूप से पृथ्वी के सतह पर, एज ए पार्टिकुलर डिप्थ बीथ इन द सोइल, यानी पार्टिकुलर डिप्थ, अलग अलग दिशा में यह क्या करता है? वृद्धि करता है। कौन? राइजोम। कैसा होता है? थिकेंड, मोटा होता है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर होता है। ये नहीं दिया है वहाँ, लेकिन एक्सप्लेन करेंगे तो कभी क्वेश्चन बनाएगा तो हमको समझ में आ जाना चाहिए। इट इज ब्राउन इन कलर, इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। सो साइमोस ब्रांचिंग, अब मोर्फोलॉजी पढ़े होंगे प्लांट का तो वहाँ पता है, यह कैसा ब्रांच बनाता है? साइमोस, यानी हमेशा ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से बनाता है, साइमोस। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम modified root by the presence of nodes। अब यह क्या है? मॉडिफाइड रूट है, प्रेजेंस होता है, मॉडिफाइड रूट के बीच में प्रेजेंट होता है कौन चीज? नोड्स, इंटरनोड्स, टर्मिनल बॉड्स, एक्जुलियरी बॉड्स, स्केल लीव्स, यानी इतना चीजों से निकल सकता है। कौन सा चीज? राइजोम। कौन कौन चीज से निकल सकता है? नोड से भी, इंटरनोड से भी,
टर्मिनल बॉड से भी, एक्सिलरी बॉड से भी, स्केल लीव से भी। अब स्केल लीव से एडवेंटिशियस बॉड निकला था किसमें? ब्रायोफिलम में। तो जान रहे हैं हम लोग। तो राइजोम इज ए पेरिन्यूअल एंड प्रोपगेट वेजिटेटिवली, दे स्टोर फूड मटेरियल। अब यह फूड मटेरियल को भी स्टोर कर सकता है। एपियर ट्यूबरस, जब यह नलिकाकार की है तो उसमें क्या स्टोर कर लेगा? फूड मटेरियल को। तो देखिए जिंगीवर ऑफिसिनेल, यह किसका वैज्ञानिक नाम है? गिंगर का वैज्ञानिक नाम, जिंगीवर ऑफिसिनेल। उसके बाद एक और है टर्मेरिक, हल्दी में भी किसके द्वारा हो रहा है? राइजोम के द्वारा। वहाँ तो डाटा नहीं दिया था, लेकिन अब कभी पूछेगा, एनसीईआरटी लिखा नहीं है लेकिन हमको कभी कभी पूछ सकता है कि टर्मेरिक में किसके द्वारा होगा, तो क्या बोलेंगे? राइजोम के द्वारा। यहाँ आ जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम करक्यूमा लोंगा। और केना इंडिका एक और प्लांट है, केना इंडिका, इसमें भी किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा। तो अब राइजोम जहाँ जहाँ भी आपका है, तो राइजोम किताब में जो होगा वहाँ पे हम लोग एक नोट कर लेंगे कि राइजोम किस किस में। तो टर्मेरिक एक नया डाटा हो जाएगा। बनाना और गिंगर, पहले से तो लिखा हुआ है, यह है बुक में। बनाना गिंगर कहाँ पे बनाओगे? जहाँ फोटो है तहीं पे बनाओ ना। देखो तो गिंगर का है ना, गिंजर का फोटो, तो उस पर लिख दे किसके द्वारा हो रहा है? राइजोम के द्वारा हो रहा है ना। ऐसी जगह पर लिख लीजिए, इसी राइजोम के द्वारा हो जाएगा टर्मेरिक का भी, बनाना का भी। बनाना का भी दूगो तो एनसीईआरटी लिखा है ना। अब आ जाएगा कौन चीज? कैना इंडिका। कैना इंडिका, इसमें भी किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा होंगे। कौन चीज? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। आगे डाटा हुआ पे जितना अधिक डाटा हम ब्रेन में स्टोर कर सके और जितना डाटा को हम बना सके, परीक्षा में जितना जल्दी हम उसको खोज सके, वही ना कहते हैं कि 5G के स्पीड में जितना। आप लोगों का जो BCC लेती है ना परीक्षा, तो वो क्वेश्चन देता नहीं है, निकलने के समय प्रश्न को ले लेता है। जब प्रश्न को ले लेता है तो किसी भी प्रकाशन के पास में जब वह प्रश्न जाता ही नहीं है तो वह प्रीवियस ईयर छापेगा कौन? तो जब प्रश्न कोई हाथ में देता है तब ना प्रीवियस ईयर छापती है। तो नीट का जो है पारदर्शिता ज़्यादा है, BCC में पारदर्शिता बहुत कम है, क्योंकि उसमें देखा जाता है अधिकांशतः रूप से इस बार भी कम रैंक वाला को भी सीट मिल गया, अधिक रैंक वाला भी बउआ गया सरकारी कॉलेज में। और जो सेमी कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी अर्ध सरकारी है और जो प्राइवेट कॉलेज वाला सब है, वो सब का इसमें बहुत बड़ा चांदी हो जाता है पैसा के चक्कर में। छोड़ो वैज्ञानिक, इसका लिखना कैना इंडिका लिख लिया हो ना, हो गया यहाँ तक। अब और क्वेश्चन कराए इसमें से क्या? ये सब क्वेश्चन जो है ना, तुम लोगों का जो सीनियर बैच में अगला साल टेस्ट दोगे, ओकरा सके अप्रैल में बुलाएंगे सवेरे, और 1 डे 1 चैप्टर खाली क्वेश्चन आंसर, पूरा 2200 चैप्टर का हम खाली क्वेश्चन आंसर 2 महीना में करा देंगे एग्जाम से पहले। केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ना तुम लोग खुद है, जो सीनियर बैच में हो, जिसका अगला साल इस बार नीट भर रहे हो, सो हम पूरा का इसी प्रकार से खाली क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करते चलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, समझ गए? और उसको पूरा याद रखना है। अब देखो जी, यहाँ है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब इसमें से 2012 में पूछा था क्वेश्चन ही, इसमें से कौन निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ओनियन बल्ब, गिंगर सकर, क्लेमाइडोमोनास, कोनिडिया, ईस्ट जू स्पोर। ये गलत मालूम है हमरा, गिंगर में किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। कोनिडिया किस में होता है? पेनिसिलियम में होता है। और ईस्ट में तो बर्डिंग होता है। हाँ, जू स्पोर किस में होगा? क्लेमाइडोमोनास में। ओनियन किससे होता है? बल्ब से होता है। हो गया है ना? आसान सा क्वेश्चन है ना जी। ऐसी तो बनाना है, इसी में तो फाड़ दोगे तुम लोग।
अब अगला क्वेश्चन यही है, देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच, रील द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है जबकि शेष 3 सही है? वाटर हाइसिंथ किसके बारे में लिखा है? रनर के बारे में। इससे पढ़े बार बार किससे होता है? ऑफ सेट। इसमें किसके द्वारा हो रहा है? ऑफसेट के द्वारा हो रहा है। कितना आसान है कि ना? अब और अगला क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन आएगा तो खूब मजा आएगा, पढ़ने में सजा आएगा, पढ़ने में सजा आएगा। और जब क्वेश्चन बनेगा तो क्या होता है? पूरा मजा आता है। क्योंकि पढ़ने के समय थोड़ा सा लगता है ना, लगेगा बोरिंग क्या लगेगा, समझने लगोगे तो मजा आएगा। एक बार पढ़ लो। तुम लोग में से सब ये पूरे जो पहला चैप्टर पढ़े हो, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हो पढ़ने के लिए, एक बार अपने कॉपी पर लिख लिया है पूरे को? हाँ, लाइन बाय लाइन आपको कॉपी पर पहले लिख लेना है। समझी नीलू? तू भी बुक तो तुम्हारे पास है नहीं, ले लेना। अभी बिना के पास हम बुक ला दिया है, अभी ले लेना। अभी लिया है? हाँ, तो बुक आप ले लीजिएगा। अब पहला चैप्टर को घर पे जाकर देखो, नीचे वाला समय वो अलग है, इसके लिए थोड़ा सा आपको जैसे 3 घंटा 2 घंटा अभी 3 घंटा समय निकाल रहे हो, वैसी घर पर 1 घंटा ही समय निकालो। तुम लोग अभी बोर्ड में हो, बोर्ड वाले विद्यार्थी जो एपियर हो, उसके लिए बोल रहा है कि 1 घंटा निकालो। और तोड़ा सके जो पढ़ा चुके हो पूरे चैप्टर को पढ़ो, जो पिछले साल से लगातार एपियर हो रहे हो, और उसके बाद जितना प्रैक्टिस सीट दिए है उसको लगातार करो। प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, तो 10 से 12 घंटा मेहनत करना पड़ेगा अपना स्कोर को बचाए रखने के लिए। जरूरी नहीं कि पिछले बार स्कोर आ गया तो इस बार भी स्कोर आ जाए, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो स्कोर बचाने के लिए पूरा एक बार जब भी बैठो तो एक चैप्टर का पूरा जितना क्वेश्चन का सेट दिले होंगे पूरा बना जाओ, बना उसको लगातार बनाते रहो। हम यहाँ कराएंगे सो अलग है, उसको बनाते रहो। और 60% था, तो उसको बनाते रहो उस सबको। और जो पास आउट लड़का है, 12th पास आउट जो इस बार पास हुआ है, उसको भी यही करना है जो तुम कर रहे हो। तो इसलिए तुमको अगला साल की तैयारी अभी से करवा रहे हैं। मात्र 1 घंटा, उस सबको 1 घंटा नहीं, जो 12th पास आउट जो भी होगा उस सबको 4 से 5 घंटा, वो लिखने के बाद भी उसको प्रैक्टिस सीट देंगे, अपने से वो घसेगा, पढ़ेगा, फिर उसका अलग सबका डोज बांट दिया है। थोड़ा सा के क्लास टाइम होने के बाद जो बोर्ड में बैठे हो इस बार, क्लास टाइम के बाद 1 घंटा मात्र घर पे बैठना, 1 घंटा मात्र इसको देखना, बाद बाकी अपना जो सिलेबस है, बोर्ड का सिलेबस जो बता रहे सुबह पढ़ वाला, उसको देखना। 3 घंटा निकालना समय, 2 घंटा अभी क्लास का, 1 घंटा आप घर पे स्टडी करना। समझ गए? और आप लोगों को तो पूरा एकदम जो इस बार नीट दे रहे हो उसको पूरा समय चाहिए। 12 घंटा दो, 14 घंटा दो, 16 घंटा दो, जितना दो। द आइस ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। अब बताओ, जो पोटैटो ट्यूबर का आइस है वह होता है कौन चीज? फ्लावर बर्ड, सूट बर्ड, एक्जिलियरी बर्ड। एक्जिलियरी बर्ड्स है। पोटैटो जो बना हुआ है, पोटैटो किसका मॉडिफाइड है? स्टेम इक्वल टू सूट होता। पोटैटो इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर। पोटैटो उदाहरण है कौन सा ट्यूबर का? स्टेम ट्यूबर का। ईट स्टोर्स स्टार्च एज रिजर्व फूड मटेरियल। यह फूड मटेरियल के रूप में स्टोर करता है किसको? स्टार्च को। पोटैटो ट्यूबर आर यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो पोटैटो ट्यूबर का यूज किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। दीज पॉसेस एक्जिलियरी बर्ड, जिसमें कौन सा बर्ड होता है? एक्जिलियरी बर्ड होता है। ओवर देयर नोड्स और आइस। तो किसके पास में होता है? आई के पास में एक्जिलियरी बर्ड्स होता है। द बर्ड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट लेट। तो स्टेम ट्यूबर और ए पार्ट ऑफ हैविंग एन आई इज प्लेस्ड इन द सोइल। तो किससे बना है? एक्जिलियरी बर्ड से बना है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन फिर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया ओकर्स बाय।
अब एक नया खोजा गया, किसका? पिस्टिया। पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके द्वारा होता है? एस्टोलोन, उसके बाद है स्टोलन, ऑफसेट, रनर, सकर। अब देखते हैं पिस्टिया प्लांट में जो है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो एक बार देखो इसमें होगा, इसमें भी किसके द्वारा होगा? ऑफसेट के द्वारा होगा। तो जहां पे ऑफसेट जो है किसमें है? नीला कुरेंजी में है, वहां पे डाल दीजिए। और कौन सा में होगा? पिस्टिया में भी होगा। इसको बोलते हैं वाटर ल्यूटेसी। पिस्टिया को और क्या नाम बोलते हैं? वाटर लेट्यूसी, वाटर लेट्यूस। तो पिस्टिया का और दूसरा नाम क्या बोला जाता है? वाटर लेट्यूस। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ओकर्स बाय ऑफसेट वेयर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर ग्रो हॉरिजेंटली along the soil surface and gives rise to a new plants either from auxiliary or terminal buds। अब इसमें जो निकलेंगे न्यू प्लांटलेट वो किस बर्ड के द्वारा निकलेंगे? एक्जिलियरी बर्ड से भी निकल सकते हैं और टर्मिनल बर्ड से भी निकल सकते हैं। किसमें? पिस्टिया प्लांट वाटर लेट्यूस में। हो गया। तो अब पिस्टिया में भी किसके द्वारा? ऑफसेट के द्वारा। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट ओकर्स बाय, यानी पुदीना में। एक ये भी क्वेश्चन पूछा था 2009 में। देखिए पीछे में जाइएगा तो एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन पूछ रहा है ना, लेकिन बैक क्वेश्चन तो हो सकता है, डाल भी सकता है। अब का क्वेश्चन जो भी देखिएगा तो एनसीईआरटी से अलग कुछ भी नहीं, सब एग्जाम्पल भी उठाया, नया का क्वेश्चन सब सीधे उठा देता है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। लेकिन जो क्वेश्चन बनाया है तो उसको उनको पढ़ना भी पड़ेगा। तो मिंट में किसके द्वारा? ऑफसेट, राइजोम, सकर और रनर। तो पुदीना का पौधा यही ना, एक बार देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट्स ओकर बाय सकर। जहां पे सकर लिखल होगा वहां पे डाल लो किसका? मिंट का। उसमें हो कहीं लिखल होगा नोट्स में, देखो कहां पे, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 7 ब्लैक में लिखल है ना, उसके नीचे एग्जाम्पल दे दीजिए। कौन सा एग्जाम्पल दीजिएगा? मिंट दे दिए। दे दिए मिंट का एग्जाम्पल। अब आगे चले और क्वेश्चन पे। जैसी क्वेश्चन का अब देखो ये आ गया एनिमल से, अभी पढ़े नहीं है, अब पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन का फिर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन देख लो। ड्यूरिंग रीजेनरेशन, रीजेनरेशन समझे थे ना? पुनः उत्पन्न होना, पुनः जन्म लेना, समझ गए? यानी पुनः अंगों का निर्माण होना। मोडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज, यानी पुनर्जनन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण कहलाता है। यानी किसी भी जीव का एक पार्ट है, वो कुछ ऑर्गन को यहाँ से काट के हटा दो तो तन्नी को पार्ट्स बचा है, यही ऑर्गन जो है बदल लेगा दूसरे ऑर्गन में। यही क्रिया क्या कहलाएगा? अब क्या कहलाएगा? मोर्फोजिनेसिस, इपीमोर्फोसिस, मोर्फोक्सेलेसिस और एसिरेशनरी ग्रोथ। अब इसको हम एक बार थोड़ा सा एक्सप्लान भी देख लेंगे। अब इस एक्सप्लान के बाद फिर चलेंगे थ्योरी में, समझ गए? जहाँ थ्योरी को हम छोड़े थे वहाँ पे चलेंगे। अब देखिए, देयर आर टू मैकेनिज्म ऑफ रीजेनरेशन, यानी रीजेनरेशन का मैकेनिज्म कितना है? 2, यानी 2 विधि है। किसका? रीजेनरेशन का। एक है
मोरफैक्लेसिस और इपीमोर्फोसिस। अब क्या है मोरफैलेसिस और इपीमोर्फोसिस, इसका समझेंगे हम लोग। तो मोरफैलेसिस में होता है कि इन्वॉल्व द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द होल बॉडी, यानी इसमें शामिल है फिर से निर्माण होना, एक्सट्रक्शन, रिकॉन्स्ट्रक्शन यानी फिर से पुनर्निर्माण हो जाता है होल बॉडी, पूरे शरीर का, फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट बाय रिकॉग्नाइजिंग द एक्सिस्टिंग सेल्स, यानी कोई भी जीव है उससे कोई एगो सेल है तो उसी एक शरीर से पूरे होल बॉडी का निर्माण हो जाएगा। यह क्रिया क्या कहलाएगा? मोरफैलेसिस। तो द रीजेनरेटेड ऑर्गेनिजम्स इज स्मॉलर दैन द ओरिजिनल वन। तो जो रीजेनरेशन ऑर्गन होगा वह स्मॉल होगा ओरिजिनल से। तो अमीबा हाउ एवर आफ्टर द completion of the process is grows and attains normal size after some time, यानी कुछ समय के लिए जो बनाएगा तो वह जीव क्या होगा? छोटा होगा, लेकिन फिर वृद्धि करके नॉर्मल साइज में बन जाएगा। क्लियर? तो अब आ रहे हैं, अब लिजार्ड में अब आ रहे हैं हम लोग। तो अब दोनों कहलाता है कौन चीज? रीजेनरेशन हो गया। तो एक रीजेनरेशन है। अब लिजार्ड का लोगे तो लिजार्ड को हम गर्दन काट कर हटा देंगे वहां से, तो वहां से पूरा बनेगा? नहीं ना बनेगा। केवल उसका रीजेनरेशन पावर किसके पास में है? टेल के पास में है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इपीमोर्फोसिस, ईपी का मतलब होता है बाहर से चमड़ा, और मोर्फोसिस मतलब फिर से बन जाना। तो इट रिप्लेस ए लॉस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय प्रोलिफेरेटिंग न्यू सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वुंड और इंजर्ड पार्ट। अब समझिए कि इसमें रिप्लेस कर देता है लॉस्ट ऑर्गन, कोई भी अंग जो नुकसान हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसका फिर से प्रोलिफेरेशन यानी पुनर्निर्माण हो जाता है। तो उस अंग का न्यू सेल के रूप में हो जाता है सरफेस ऑफ द वुंड और इंजर्ड पार्ट, यानी वह सतह जहाँ से वह ऑर्गन समाप्त हुआ है या इंजर्ड चोटिल हो चुका है, नुकसान हो चुका है, वहाँ पे उसको रिप्लेस कर देता है। तो रीजेनरेशन ऑफ एन एपेंडेज इन एन आर्थ्रोपोडस, इस प्रकार का रीजेनरेशन देखने को मिलता है किसके अंदर? आर्थ्रोपोडस। आर्म इन द स्टारफिश एंड टेल इन ए लिजार्ड ओकर्स बाय प्रोसेस ऑफ इपीमोर्फोसिस। आ गया बात समझ में? तो वो भी रीजेनरेशन का 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप होल बॉडी का निर्माण कर लेगा, सेकेंड टाइप इंजर्ड पार्ट या इंजर्ड ऑर्गन, को एक ऑर्गन का ही निर्माण करेगा, वो भी सरफेस पे बाहरी रूप से। ठीक, अब उसका गर्दन काट दोगे तो बनेगा नहीं। तो यह क्रिया क्या कहलाएगा? इपीमोर्फोसिस। और जो होल बॉडी का निर्माण कर लेगा वह कहलाएगा मोरफैलेसिस। क्लियर हो गया नहीं क्वेश्चन? अब ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो बन जाना चाहिए हम लोगों का। जितना अधिक इस पर समय दोगे उतना ज़्यादा हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चन भी बनेगा। अब हम लोग चलेंगे किसमें? थ्योरी पे चलो। हाँ, आंसर इसका हो जाएगा इपीमोर्फोसिस। हाँ ठीक तो है। मॉडिफिकेशन ऑन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, होल बॉडी कहलाएगा मोरफैलेसिस। आ एक अंग जो दूसरे अंग का निर्माण कर लेगा क्या कहलाएगा? इपी। होल बॉडी थोड़ी बना रहा है, ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, यानी एक अंग है जो दूसरे अंग का निर्माण कर रहा है। आया बात समझ में? होल बॉडी को तो नहीं कह रहा है ना। अब देखो, अब थ्योरी का मजा तो समझ में आया होगा। ये तो हो चुका है ना।
पोल्ट्री फार्मूला। अब आ जाइए इसमें कि द फीमेल इज प्लासेंटल मेमेलस, यानी वैसी फीमेल जो प्लासेंटल स्तनीय है, मेमेलस है, एक्सिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सा फेस में आने के बाद? रिप्रोडक्शन फेस में आने के बाद मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। तो कौन से चेंजेस में? तो प्लासेंटल मेमेलस के में साइक्लिकल चेंज देखने को मिलता है इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज। तो साइक्लिकल चेंज किसके एक्टिविटी को देखने को मिलता है? ओवरीज को, अनएसेसरी डक्ट को। अब ओवरीज और एसेसरी डक्ट दो जनन अंग के एक पार्ट्स होते हैं। तुम लोग को तब कल से स्टार्ट होना है ना, नीचे वाला क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, और तुम लोग पढ़ चुके हो तो मालूम होगा कि ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एसेसरी डक्ट जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्लासेंटल मेमल्स में साइक्लिक चेंज देखने को मिलता है एक्टिविटीज किसके सक्रियता के कारण? ओवरीज और एसेसरी डक्ट्स के कारण, एज वेल एज हार्मोन्स। और किसका रोल है इसमें? हार्मोन्स का, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। अब समझिए, जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगता है। तो कौन सा एक्टिव होगा? जैसी अंडाशय एक्टिव होगा तो सहायक वाहिका और हार्मोन्स में क्या आने लगता है? परिवर्तन आने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं। क्लियर लाइन को? नेक्स्ट देखेंगे हम, इन नॉन प्राइमेट मेमेलस लाइक काउस, सीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स एंड टाइगर्स, etc. such cyclical change during reproduction are called ओएस्ट्रस साइकिल। अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं प्राइमेट है और ये सब कौन चीज है? नॉन प्राइमेट है। प्राइमेट नॉन प्राइमेट को देखें। अब कह रहा है नॉन प्राइमेट मेमेलस में, अच्छा प्राइमेट भी प्लासेंटल मेमेलस है, नॉन प्राइमेट भी प्लासेंटल मेमेलस है, दोनों प्लासेंटल मेमेलस है। प्लासेंटल मेमेलस को दो भाग में बांटे, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। तो नॉन प्राइमेट मेमेल्स के उदाहरण है काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग्स एंड टाइगर्स। सच साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यानी इसके अंदर साइक्लिकल चेंज होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, जिसको हम बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। क्लियर? वेयर, जबकि एज इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? मंकी, एप एंड ह्यूमन, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स में होने वाले साइक्लिक चेंज को क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। नॉन प्राइमेट्स में होने वाले को ओएस्ट्रस साइकिल्स। क्लियर? मेनी मेमेलस स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, यानी अधिकांशतः स्तनीय जो निवास करते हैं कहाँ पे? वाइल्ड कंडीशन। वाइल्ड कंडीशन मतलब जंगल में। कहाँ पे? जंगल में। आते जाओ, शांति से बैठते जाओ तुम लोग। कहाँ निवास करते हैं? जंगल में। एक्सहिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स, यानी उसके अंदर यह साइकिल जो है केवल और केवल उसके फेवरेबल सीजन में, यानी वातानुकूलित, यानी उसके मौसम अनुकूल होगा तभी देखने को मिलेगा। इन देयर रिप्रोडक्टिव फेस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। एग्जाम्पली ग्रेसिया, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स। अब एनिमल्स में भी हम इससे पहले पढ़े थे। आ जाइए, आ जाइए, आते जाओ, आते जाओ, सब आते जाओ।
लाइन आएगा खुद ब खुद चालू हो जाएगा। हम एग्जाम्पल देखे थे, इससे पहले देखे थे प्लांट्स में कि उसमें भी फ्लावर सीजनल होता है और कंटिन्यूअस होता है। इसमें भी देख रहे हैं कि एनिमल्स भी क्या है, सीजनल है। कौन सा एनिमल सीजनल है? तो जो जिनका लिविंग कहाँ है, नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, जो प्राकृतिक रूप से वन में जंगलों में रहते हैं। तो चूंकि जंगल में जब रह रहा है तो उसको तो गर्मी भी सहना पड़ेगा, ठंडा भी सहना पड़ेगा और बरसात भी सहना पड़ेगा। और घर में रह रहा है तो घर हमको क्या एक अपने से आवास बनाते हैं, तो उसमें तो अपने जैसा माहौल बनाते हैं। तो वाइल्ड कंडीशन में सब कुछ सहना पड़ रहा है, इसलिए एक्सिबिट सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। तो जब उन जीवों के लायक वातावरण होगा तो कुछ जीव गर्मी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कुछ जीव गर्मी पसंद करेंगे, कुछ ठंडा, कुछ बरसात। तो जैसा जिनका परिस्थिति होगा, अनुकूल वातावरण होगा, तो फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेस, तो उनका रिप्रोडक्टिव फेस जो है उस फेवरेबल सीजन में ही आएगा, आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। तो क्या वह सभी मौसम में ब्रीडिंग कर सकते हैं? उस विशेष मौसम में ही ब्रीडिंग करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सीजनल ब्रीडर्स। इसके उदाहरण कौन है? फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स। मेनी अदर मेमेलस आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेस। फिर आ गया थ्रू आउट ईयर, यानी पूरे वर्ष एक्टिव रहेंगे, एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। एग्जाम्पल पोल्ट्री, रैबिट, कैटल। अब बताइए ह्यूमन बींग्स किस में आएंगे, सीजनल में या कंटिन्यूअस में? ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग कंटिन्यूअस में आएंगे।